वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं पाक अमरीका ताल्लुकात की और उस अमरीका की उस जारहियत की जो उन्होंने इस सलाला चेक पोस्ट पर एक हमला किया और 24 पाकिस्तानी फौजी जो वो शहादत का रुतबा उन्होंने नोश फरमाया। लेकिन उसके बाद अमरीका की एक रिट थी कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, बल्कि उनका ये कहना था कि इसमें किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर जो फोर्सेस तैनात है वो भी इसकी जिम्मेदार है और उनको बारहा मुतनब्बे किया गया। और उसके बाद जो है पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ रहा है कि ये इनको मुआफ़ी मांगनी चाहिए अमेरिका को इस मामले पर। और उसके बाद ये भी हुआ कि पाकिस्तान ने एक अच्छा स्टैंड लिया, नेटो के सप्लाई रूट भी बंद किया और उसके बाद शमसी एयर बेस भी खाली कराई। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुआफ़ी मांगेगा इस वक्त माजरत के साथ कि अमेरिका मुआफ़ी मांगेगा पाकिस्तान से इस अपनी जारहियत की। तो क्या पाकिस्तान जो है मुआफ़ करेगा? और उसके अगर मुआफ़ी के मुआहिदा कोई ऐसा हो जाता है तो उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि एक सरबराह जो हैं वो पाकिस्तान का विजिट करने के लिए आ रहे हैं। क्या वो उनके विजिट की अहमियत क्या है और नेटो सप्लाई रूट क्या बहाल होगा? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इजाजुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम इजाजुल हक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। इजाजुल हक साहब, आप दिफा पाकिस्तान कौंसिल में काफ़ी अहम रोल प्ले कर रहे हैं, जलसे भी हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, नेटो रूट बहाल नहीं होना चाहिए। तो अभी ये जो एक दावा अखबार ने किया है इसकी हकीकत क्या है, कितनी इसमें सदाकत है? देखिए, अब ये तो अमेरिका की पूरी कोशिश है कि मौजूदा हुकूमत जो है, क्योंकि ये बड़ी एक कमज़ोर हुकूमत है, किसी के ज़रिए ये तमाम काम करवाए जाएं और इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर जिस तरह से मुदाखलत हो रही है, ये एक बड़ी हैरान कुन बात है। और ख़ास तौर पर मंसूर इजाज़ के पाकिस्तान ना आने की एक वजह यह भी थी कि अमरीकी दबाव उस पर इतना डाला गया कि उसने फिर आने से पाकिस्तान में इनकार कर दिया। तो इन तमाम चीज़ों से तो ये लगता है कि जिस तरह हुकूमत को तक़वियत दी जा रही है, जिस तरह ये बीच में तमाम मामलात को पस पुश डाला जा रहा है कि अमेरिका की ख्वाहिश ये है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो इसी के ज़रिए ये नेटो की सप्लाईज की बहाली जो है जितना जल्द हो जाए उतना ही बेहतर है उनके लिए। लेकिन अब इसमें ये देखना है कि क्या प्रपोजल सामने आता है और क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। अभी फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान की जो एक पार्लिमानी कमेटी की जो सिफारिशात हैं उसके मुताबिक तो ये लग रहा है कि ये तमाम मामला जो हमारे जितना हमें नुकसान हुआ है इस नाम नहाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कि 35,000 के करीब हमारी जानें जो है उनको नुकसान हुआ और उसके साथ साथ कुछ तकरीबन 100 अरब डॉलर का पाकिस्तान को की मईशत को इक्तिसादी तौर पर नुकसान हुआ। और उसके बावजूद अब ये बात जब सामने आई तो बड़ा एक अफसोसनाक बात थी कि $1,000 कंटेनर फीस लगाई जाएगी या $500 कंटेनर फीस लगाई जाएगी। तो ये तो ऐसे कि हुकूमत जो है वो इस किस्म की सौदेबाजी करना चाह रही है कि जिसमें हमारी आज़ादी खुद मुख्तारी और हमारा अंदरूनी जो नुकसान हो रहा है उसको पसे पुश डालकर अपने मफादात को तरजीह जो है वो दी जा रही है और सौदेबाजी की जा रही है कि किस तरह से ये जो मामलात हैं इनको दुरुस्त किया जाए। अच्छा, आप क्या समझते हैं इस वक्त अमरीकी फौज की मरकजी कमान के सरबराह जनरल जेम्स एन मेट्स जो हैं वो पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। इस सूरत हाल में जब 2 माह से जो तातुल का शिकार थे पाक अमरीका ताल्लुकात, उसमें किस तरह से तब्दीली आएगी और कितनी अहमियत का हामिल है उनका ये दौरा है पाकिस्तान? देखिए, दौरों के अलावा एक उनकी हॉटलाइन जो है वो पाकिस्तान के साथ कायम है और गुफ्तगू जो है वो अगर एक शख्स की मौजूदगी में हो या गैर मौजूदगी में हो उसके असरात जो है वही होते हैं। तो ये राब्ता जो है वो उनका मुसलसल अफवाज पाकिस्तान के साथ भी है और जो स्टेट डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके हुकूमत के साथ भी राब्ते हैं और सबसे बढ़कर उनके जो सफीर हैं बड़े मुतहर्रिक हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं और उनकी मुलाकातें वजीर आजम के साथ, सदर के साथ और दीगर अरकान के साथ जो है मुसलसल जारी हैं। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई फर्क पड़ेगा कि यहाँ जाती तौर पर वो दौरे पर आ जाएं और बातचीत कर लें। लेकिन ये होगा कि एक तासुर ये देने की कोशिश की जाएगी कि जैसे अमेरिका ने खुद आकर एक अपनी गुजारिशात की हैं और नेटो की सप्लाईज खोलने के लिए दरख्वास्त की है, लेकिन जब वो सलाला के हमले पर माफी मांगने को तैयार नहीं
اور اپنی غلطی تسلیم کرنے کو تیار نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے جو موقف اختیار کیا ہے, چاہے وہ عوامی اور فوج کے دباؤ کے تحت کیا ہے, ان کو اس موقف پر قائم رہنا چاہیے. اچھا, یہ اعجاز الحق صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح سے آپ کا یہ موقف دفاع پاکستان کانفرنس میں یہی رہا ہے کہ نیٹو سپلائی بحال نہیں ہونی چاہیے, اگر پاکستان کے جس طرح سے کہ امریکہ کے ایک مرکزی جنرل جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں, وہ آتے ہیں, معافی بھی مانگ لی جاتی ہے, تو کن شرائط پر بات ہونی چاہیے ان کے ساتھ؟ کیا ہم پھر امداد کے نام پہ ہی یہ سب کچھ لٹاتے چلے جائیں گے, یا پھر کوئی ہم ایسی کوئی بات کریں گے اپنی خود مختاری کی بھی؟ دیکھیں, موجودہ حکومت سے تو کوئی امید نہیں کی جا رہی کہ وہ ایسی کوئی بات کریں گے, کیونکہ 2 مئی کے واقعے کے بعد جو تاثر دینے کی کوشش کی تھی وزیر اعظم نے, اور یہ کہا کہ یہ ایک بہت بڑا ایک کارنامہ انجام دیا اور بہت بڑی ہمیں کامیابی ہوئی ہے, اور اسی طرح صدر پاکستان کا ایک مضمون چھپنا جو بڑا ایک ہمارے لیے ایک قومی طور پر ایک بڑی افسوسناک بات تھی کہ ایک طرف تو پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کو پامال کیا جا رہا ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ صدر اور وزیر اعظم جو ہے وہ ڈنکا بجا رہے ہیں کہ جیسے ہم نے بہت بڑا کوئی کامیابی حاصل کی. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کے نائب صدر جو ہے جو بائیڈن, انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ جو 2 مئی کو حملہ ہوا اسے رکوانے کے لیے تمام امریکہ کی جو ہائرارکی ہے, سوائے پنیٹا کے جو ان کے ڈیفنس سیکٹری ہیں, تمام کے تمام نے یہ کہا تھا کہ پہلے اس بات کی آپ مکمل تصدیق کریں کہ کیا اسامہ بن لادن وہاں موجود ہے بھی کہ نہیں ہے. اور ان کے اس بیان سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اسامہ بن لادن وہاں موجود نہیں تھے, اور ان کی فیملی وہاں موجود تھی, اور وہ حملہ جو کیا گیا اور جس طرح سے اس پہ پردہ ڈالا گیا اور اس کی شکل نہیں دکھائی گئی, اور جس طرح کہا کہ میت جو ہے وہ دریا میں پھینک دی ہے, ان تمام شواہد سے یہی سامنے چیز آئی ہے کہ یہ ایک ناکام آپریشن تھا امریکہ کا, جس کا امریکہ نے تو کوئی اتنا ڈنکا نہیں بجایا لیکن جتنا ہماری حکومت نے کیا. تو دفاع پاکستان کا جو موقف ہے وہ موقف یہ ہے کہ پاکستان کے 18 کروڑ عوام کو, اسی لیے ہمارے جو جلسے لاہور, راولپنڈی, ملتان اور اب کراچی میں ہونے کو جا رہا ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک عوامی رائے عامہ کو تیار کیا جائے, اور اگر حکومت پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کی کوئی سودے بازی کرتی ہے تو پھر عوامی جو طاقت کے ذریعے اس کو رکوایا جائے. اچھا, میں اس پر بھی بات کروں گی اعجاز الحق صاحب. معاہدہ ہوگا, جو چیزیں سامنے آئیں گی اس کو پھر سامنے رکھ کر دفاع پاکستان کونسل یہ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے اگلا کیا نیا عمل اختیار کرنا ہے. اعجاز الحق صاحب, میں اس پر بھی بات کروں گی کہ ایبٹ آباد آپریشن کے حوالے سے بھی بات کروں گی کہ جس طرح سے وہ تحفظات ہیں وہ بظاہر کیا ہے جو آپ نے بات کی, اس پر بھی بات کروں گی. لیکن آپ کی بات جو ابھی آپ نے کی ہے, ایک وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ دفاع پاکستان کونسل ہو یا پھر کوئی بھی جلسہ ہو, ہم نے کسی کے کہنے پر کچھ نہیں کیا, تو پھر یہ آپ کی دفاع پاکستان کونسل, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ساری بے مقصد ہے؟ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں ہم نے جو فیصلے لینے وہ تو ہم خود لیں گے. نہیں, موجودہ حکومت کا تو یہ رویہ ہے نا, یہ جب تک 100 جوتے اور 100 پیاز نہیں کھاتے تو کوئی کام ہی نہیں کرتے. جس دن ان کے اتحادیوں نے ان پہ دباؤ ڈالا, لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تو بجلی کے معاملات بھی ٹھیک ہو گئے. جس دن ان پہ دباؤ ڈالا تو پیٹرول کی قیمتیں بھی کم ہو گئی, اور اب جب بھی دباؤ پڑتا ہے پارلیمنٹ کے اندر سے ہو یا باہر سے ہو, تبھی یہ باتیں کرتے ہیں. تو اسی لیے ہم نے کہا کہ بات جو اس وقت خرابی کی طرف جا رہی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کر رہی. یہ جو کام دفاع پاکستان کر رہی ہے, یہ پاکستان کی تمام اپوزیشن جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر کرنا چاہیے تھا. اس میں تحریک انصاف نے بھی پہلے 2 دھرنے دیے, اب ان سے کوئی ہمیں معلوم نہیں ہو رہا کہ وہ ڈرونز کے بارے میں ان کی کیا پالیسی ہے. دفاع پاکستان کونسل میں کبھی کوئی ان کا نمائندہ آ جاتا ہے, لاہور میں تقریر کر کے چلا جاتا ہے, اسلام آباد میں میٹنگ ہوتی ہے, شامل ہو جاتا ہے, لیکن ابھی ان کی کوئی پالیسی واضح نظر نہیں آ رہی کہ وہ کیا چاہتے ہیں. تو جب تک اپوزیشن پاکستان کی اکٹھی نہیں ہوگی, ایک موقف اختیار نہیں کرے گی, تو اسی طرح ملک کو نقصان ہوتا رہے گا. اچھا, تو آپ نے فرمایا کہ ایبٹ آباد آپریشن میں اسامہ کی فیملی تھی, تھوڑی سی یہ وضاحت کر دیجئے گا کہ آپ کا کہنے کا مقصد تھا کہ کیا وہاں پہ اسامہ نہیں موجود تھا؟ اسامہ پھر گیا کہاں پہ؟ زمین نکل گئی, آسمان کھا گیا, کیا ہوا؟ دیکھیں, اس بارے میں امریکہ کے میں اخبارات کے بارے میں بات کر دیتا ہوں. اگر پاکستان کے لوگوں کی بات نہیں مانی تو میں امریکہ کے
जो अखबारात में और अमेरिका के मीडिया में जो आया कि तोरा बोरा के ऑपरेशन के दौरान जब अफगानिस्तान पर अमेरिका का बहुत बड़ा हमला हुआ था, उसमें उनकी हलाकत हुई और उससे पहले उनको 1990 से दोनों गुर्दे उनके फेल थे और काफी बीमार थे। तो अभी तक जो है देखिए, अगर ये बात होती है अमेरिका ने अगर उसामा बिन लादेन को अफ्ताबाद में हलाक किया होता तो ये बातें बहुत सी सामने आ जानी थी। अमेरिका उसका चेहरा भी दिखाता, अमेरिका उसकी तशहीर भी करता। उस दिन से लेकर आज तक आप बताएं कि उसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं हुई। और अब जब अमेरिकी नायब वजीर आजम नायब सदर का बयान आया है तो ये बिल्कुल वाज़ेह एक बयान है कि वहां पर उसामा बिन लादेन की मौजूदगी की तस्दीक नहीं करवाई गई थी। इजाजुल हक साहब वो तो ये भी फरमाते हैं कि इस तरह से पाकिस्तानी क़यादत को मालूम था कि वहाँ पे कोई अहम शख्सियत वहाँ पे रहती है। तो आप क्या समझते हैं इस बारे में? क्या पाकिस्तान की सियासी क़यादत हो या फिर किसी को भी इस बारे में इल्म था कि उसामा की वहाँ पे रहाइश है या किसी अहम शख्सियत की वहाँ पे रहाइश है? बिल्कुल कोई इल्म नहीं था। इस वक्त 30 लाख से ज्यादा अफगान मुहाजिरीन जो है वो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं और हर किसी की निशानदेही करना बड़ा मुश्किल है। कोई अफ्ताबाद में भी रह रहे हैं, मनसेरा में भी रह रहे हैं और बालाकोट में भी रह रहे हैं। वो पूरा एरिया जो है वो अफगान मुहाजिरीन की एक जाए बना है। वो बना इन द सेंस जब वो पाकिस्तान आए थे और इस जहाद के दौरान तो उन्हें वहाँ ही रखा गया था। मियाँवाली में कैंप बनाए गए थे, इस अफ्ताबाद मनसेरा में कैंप बनाए गए थे। तो अगर उसकी फैमिली वहाँ रह रही थी तो वहाँ बहुत से अफगानी है जिन्होंने और भी घर किराए पे लिए हुए। लेकिन अगर ये बात होती और सही साबित होती तो अमेरिका ने इसकी इतनी तशहीर करनी थी कि आप ये सोच भी नहीं सकते कि उनके लिए कितना बड़ा एक मार का होना था। लेकिन अफसोस के तब से लेकर अब तक कोई चीज सबूत सामने नहीं आ सका अभी तक। बहुत शुक्रिया इजाजुल हक साहब अपना मौक़िफ़ देने के लिए और अपनी राय देने के लिए कि इस वक्त अगर पाक अमेरिका ताल्लुकात होते हैं तो उनको किस तरह से उनको दुरुस्त सिमत में लाया जा सकता है और पाकिस्तान की स्पेशली खुद मुख्तारी और सलामती को वो किस तरह से सामने रखकर कोई भी फैसला अगर किया जाता है तो ये पाकिस्तान की इस सियासी क़यादत को इसके बारे में बेहतर सोचना चाहिए कि वो इस बारे में अपना क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं। और जो कहा जा रहा है कि पार्लिमानी कमेटी की जो सिफारिशात हैं उसकी रोशनी में क्या तरीक़ेकार और क्या कमिटमेंट, क्या पॉलिसी इस सामने लाई जाती है, वाज़े की जाती है अमेरिका के ऊपर और क्या कहा जाता है अमेरिका को, ये इस पर भी बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपनी डिस्कशन को जारी रखेंगे।